घर के आंगन के कोने में एक कब्र देखकर सायरा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था। वीरानी का राज था। बड़े मियाँ की चारपाई भी कब्र के बाईं तरफ लगी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए और मिट्टी के घड़े से एक गिलास पानी निकालकर उस कब्र के पास ले गए और बोलने लगे, असलम की माँ, तुमने क्या पानी पिया? लो पानी पी लो। असलम की माँ, देखो तो सही कौन आया है। बड़े मियाँ ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर सायरा और आलम को देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुके हो? आओ ना। तुम पूछती हो कि मैं सिर्फ तुमसे 10 रुपए ही क्यों लेता हूँ? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। नमस्कार दोस्तों, सुपर कहानियाँ इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो एक लाचार पिता और माता की है, जिसे सुनकर हर वो आंख रो पड़ेगी जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है। दोस्तों, बुजुर्ग आरिफ अहमद एक आम आदमी से घरेलू कामों का काम किया करते थे। बुजुर्ग पति पत्नी का जोड़ा था। बुजुर्ग आरिफ अहमद और उनकी पत्नी जुबैदा, पति पत्नी में बहुत प्रेम था। पत्नी बीमार थी, इसीलिए बुजुर्ग आरिफ अहमद गुजर बसर के लिए लोगों के घरों में जाकर घरेलू काम किया करते थे। दोस्तों, एक और परिवार था, सायरा और उसके पति आलम का, जिसमें उनके 2 बच्चे थे। सायरा और उसके पति आलम की बहुत अच्छी आदत थी। सायरा की कहानी आम औरतों की तरह ही थी, बच्चों की जिम्मेदारी और आलम की कम सैलरी पर गुजर बसर करना, जो कि बहुत मुश्किल था। घरेलू कामों के लिए उसका कोई मददगार भी न था। लेकिन जो किस्सा सायरा के साथ पेश आया, उसने उनकी जिंदगी ही बदल दी। बात उन दिनों की है जब सायरा की शादी के 8-9 साल बीत गए थे और हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी। 2 बेटियों में 2 से 3 साल का अंतर था। बच्चे छोटे थे, जिस कारण वह ठीक से घर नहीं संभाल पाती थी। आलम का घर छोटा सा था, कम सैलरी थी और ना ही कोई नौकर चाकर थे और ना ही बड़ों का साया था। आलम भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। आलम के पापा सायरा की शादी से 3 साल पहले ही गुजर चुके थे और सास सायरा की शादी के 2 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए इस तरह घर संभालने में बहुत मुश्किल होती है। ये दिन सायरा पर बड़े मुश्किल थे, लेकिन फिर एक दिन आलम एक बड़ी सी उम्र के आदमी को अपने साथ घर ले आए और फिर सायरा से बोले, लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल कर दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर देगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो तुम काम कहोगी ये इनकार नहीं करेगा, पर शाम को 6 बजते ही ये वापस चला जाएगा। आलम सायरा से कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वह लोग कुछ दिनों के लिए विदेश घूमने फिरने गए हैं और यहाँ इनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं और जो भी कामकाज हो तो बता देना। सायरा उनकी तरफ देखने लगी कि देखने में तो अच्छे खासे अंधेर उम्र के हैं, पर उनके चेहरे पर शर्मिंदगी छाई हुई थी। सर के सारे बाल झड़ चुके थे और वो नजरें झुकाए खड़े थे। सायरा ने सोचा, कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। ये भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं? लेकिन आलम के बॉस का हुक्म था, इसीलिए वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। नौकर सुबह 8 बजे घर पहुंच जाता और शाम को 6 बजे ही उन्हें घर जाने की जल्दी पड़ी रहती। घर का काम भला सायरा उनसे क्या ही करवा सकती थी। उनके आने से उसका जरूर एक काम आसान हो गया। वो बच्चों के साथ घुल मिल गए और छोटे मोटे काम कर देते थे। वह सायरा को बिटिया कहकर पुकारने लगे। सायरा किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहते, लाओ बिटिया, मुझे चाय बनाने आती है, सब्जी अच्छे से काट लेता हूँ, कोई काम हो तो बिना सोचे कह दिया करो। पुराने से लिबास पहने, गले में रुमाल लटकाए, गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए सायरा की मदद करने आ जाते। वो सायरा की पिता की उम्र के थे। सायरा उनको काम करते हुए देखकर शर्मा भी जाती थी।
बड़े मियाँ रहने दे, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर ज़रूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला लिया करें। सायरा को उनके आने से बड़ी सहूलियत हो गई थी। बाजार की चीज़ों को उनसे मंगवा लेती थी, लेकिन वह 6 बजते ही वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। सायरा से इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं? जब सायरा कहती हाँ जाएं, तो कहते मुझे 10 रुपए दे दो। सायरा के पास अक्सर रुपए तो होते ही थे। सायरा रोज उन्हें 10 रुपए उनके मांगने पर दे देती थी। एक बार सायरा ने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 10 रुपए ही लूँगा। सायरा ने बहुत कहा, मैं अपनी खुशी से 100 रुपए दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपए ही लूँगा। सायरा को उनकी ये बात बहुत अजीब सी लगी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। इसीलिए सायरा अब बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। रसोई में सायरा जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। अब सायरा उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगती थी। सायरा को अब उनसे किसी भी तरह की चर्चा करने में शर्मिंदगी नहीं होती। एक बार सायरा ने उनके घर वालों के बारे में पूछा तो अचानक से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। चेहरा मुरझा गया। फिर सायरा को गुस्से से देखने लगे। पहली बार सायरा को उनसे डर महसूस हुआ। सायरा ने उनसे नजरें चुरा ली, लेकिन उन्होंने सायरा को कोई जवाब ही नहीं दिया। बस एक खामोशी से किचन से बाहर निकल आए। पहले तो सायरा ने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। अगले दिन उनका व्यवहार सामान्य हो गया। फिर बातों ही बातों में वह अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे। सायरा ने एक बार और सवाल पूछ लिया, बड़े मियाँ आपने कभी आलम के बॉस असलम साहब की बीवी का जिक्र तो किया ही नहीं, वह कैसी हैं? सायरा किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वह भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस लेकर कहने लगे, मिजाज की तेज है लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरा, हमें तो बस काम से मतलब है। वह लापरवाही भी खाने लगे। बड़े मियाँ असलम साहब आपको तनख्वाह क्या देते हैं? सायरा प्लेट सजाते हुए पूछने लगी। वह फिर से कुछ पल के लिए सायरा को जोर से देखने लगे। उनके चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात को टाल गए, मैं जरा बच्चों को देखूं। फिर वह किचन से बाहर निकल गए। एक बार वह बर्तन धो रहे थे। गर्मी अपने जोर पर थी, इसीलिए उन्होंने अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ा रखा था। अचानक सायरा की नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो देखा हाथ पर जख्मों के निशान लग रहे थे, जैसे हाथ बहुत बुरी तरह से जला हो। अचानक चौंक कर पूछने लगी, बड़े मियाँ ये कैसे जला? यह सुनकर वो हड़बड़ा गए। उनका जला हाथ देखकर सायरा का दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे बड़े मियाँ के हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। ना जाने क्यों सायरा को उन पर कुछ शक होने लगा। शाम को 6 बजते ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती। कई बार आलम ने उनसे कहा भी, हमारे घर में कमरा मेहमानों के लिए भी खाली है, आप वहाँ आराम कर लीजिए या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में वे अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वह, जैसे तुम आलम भाई का रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जुग जुग जियो, सदा सलामत रहो। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मियाँ आपको बड़ी अम्मी से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 6 बजते ही आपको घर जाने की जल्दी होती है। वह इंतजार में रहती होंगी। सायरा की बात सुनकर चेहरे पर एक उलझन सी आ गई। गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बिटिया, वह मेरा इंतजार ही करती है। मैं ज़रा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी रहती है और गली में ताकने लगती है। घर जाता हूं तो उसके पास बैठता हूं, पोतियां आकर गले लग जाती है।
हाथ झूमते हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर सर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास लाकर देती है। बाबा मियाँ खाना गरम है, कहिए तो लगा देती हूँ, लेकिन एक तुम हो, खाना खाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे रोज इनकार करने में बहुत शर्म आती है। फिर रात को बेटा घर आता है तो मेरे पास आकर मेरी टांगे दबाता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थके हुए हो, फिर टांगे दबाने क्यों आ गए? जाओ आराम करो, मैं भी आखिर दिन भर करता ही क्या हूँ। आलम मियाँ और सायरा मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कहता है अब्बा मियाँ जब तक आपकी सेवा ना कर लूँ तो मुझे नींद नहीं आती। उनकी बातें सुनकर सायरा ने कहा, बहुत अच्छा है जो माँ बाप की इतनी सेवा करते हैं। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे बता ना दे उसे चैन कहाँ पड़ता है। बस उसकी बातें ही खत्म नहीं होती, आँख लग जाती है। ये कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ उम्र गुजर गई असलम की माँ, पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर बड़े मियाँ के मुस्कुराते ही उनकी आंखों में नमी आ गई, तो शायद उनकी हंसी से अब उनकी आंखों में आंसू से भर आए थे। सायरा बोली, असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो अम्मी करती है। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वह तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है। सायरा की बात पर वह सायरा को दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल असलम की माँ की तरह बात करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुम जैसी होती। सायरा मुस्कुराने लगी और बोली, आप नौकरी क्यों करते हैं बड़े मियाँ? सायरा के सवाल पर उनके रूप फिर से बदल गए। अजीब सा था उनका व्यवहार। कभी बात करने पर आते तो घंटों तक अपने घर वालों के किस्से सुनाते रहते और कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते। आज भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए। फिर सायरा को एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। सायरा ने आलम से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिसमें उनका गुजर बसर हो तो जाता ही होगा, लेकिन जब आपका बॉस यहाँ नहीं है तो बड़े मियाँ के घर वालों के खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वे अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। आलम ने बोले तब ना हर बार इनकार कर देते हैं। बेटा सायरा दे देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। आलम की बात सुनकर इस बार सायरा ने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी आखिर 10 रुपए के नोट से होता क्या है। अगले रोज़ शायरा ने बड़े मियाँ को 10 रुपए का नोट देते ही पूछ लिया कि आखिर उन्हें 10 रुपए में मिलता क्या है। इस बार वह खामोशी से बाहर नहीं गए, बल्कि सायरा से कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। सायरा से रहा नहीं गया। अगले दिन आलम के साथ उनके घर गई तो सायरा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। सायरा और आलम दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियाँ थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने दोनों बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। सायरा और आलम ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर दोनों अंदर दाखिल हो गए। बिल्कुल वीराना सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। हर कमरे के 2 लकड़ी के दरवाजे। आंगन में लगे पेड़ सूख चुके थे। हर चीज मिट्टी का ढेर थी। आंगन के कोने में एक कब्र देखकर सायरा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी, जिसकी मिट्टी गिरी हुई थी। घर में कोई और मौजूद नहीं था, वीरानी का राज था। बड़े मियाँ की चारपाई भी कब्र के बाईं तरफ लगी हुई थी। करीब ही मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था और उस पर स्टील का गिलास जो उल्टा रखा था। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। असलम की माँ, देखो तो सही कौन आया है। तुमको बताया था ना कि बेटी आने की जिद कर रही है। बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में मुझसे पूछती रहती है, इसीलिए इस बार साथ ले आया। सायरा के कदम ये सब देखकर
वहीं जम गए। आलम की हालत भी सायरा से अलग ना थी। बड़े मियाँ ने अपनी जेब से अगरबत्ती निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर उन दोनों की तरफ देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुके हो? आओ ना। तुम पूछती हो कि मैं 10 रुपए क्यों लेता हूँ? असलम की माँ को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसीलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वह मेरे लिए खाना तैयार करती होगी कि अब बाबा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी। ये कहकर वह सायरा के पास आए। सायरा का हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने में ले गए, जहाँ की हालत बाकी के घर जैसी नहीं थी। खाली बावर्ची खाना था। चंद स्टील के बर्तन थे, मिट्टी के 2 मटके थे। यह सब देखकर सायरा को लगा शायद उनका परिवार किसी हादसे का शिकार हो गया है। शायद सभी दुनिया छोड़ चुके हैं, इसीलिए बेकार है। उससे बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वह सायरा और आलम को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर आलम और सायरा के होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी खौफ की नज़र से बड़े मियाँ को देख रहे थे। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 23 या 24 साल का लग रहा था और बहू शायद 21 या 22 साल की होगी। आलम की आंखें फैली हुई थी। यह तो असलम सर है। आलम ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर सायरा हैरान सी होकर रह गई थी। सायरा ने आज तक आलम के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। आलम ने कहा, बड़े मियाँ, आप असलम सर के पापा हैं? आलम की आवाज़ हैरत के मारे कांप रही थी। बड़े मियाँ की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े मियाँ बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगे। आलम ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। तब वो आलम के गले लगकर फूट फूट कर रोए जा रहे थे। दोनों पति पत्नी की आंखें यह सब देखकर हैरान थी। तब बड़े मियाँ बोले, बेटा, मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं तो आज तक यह समझ ही नहीं पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी, बेटे को अच्छी परवरिश दी थी। उसकी अच्छी परवरिश की खातिर, अच्छी शिक्षा की खातिर खुद के नींद चैन सब हराम कर लिए। शुरू से ही अहमद साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज के 10 रुपए मिलते थे। उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। असलम छोटा था। मेरी बीबी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। वह कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे, और न ही कभी मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस दिन रात उनकी सेवा में गुजारती। मैं 9 बजे तक घर लौट आता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर उनके मन की, दिल की बातें सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। हमने सोचा कि हम तो खुद अनपढ़ हैं, इसीलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने को मजबूर है। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक करके इस दुनिया से चले गए। कब असलम की माँ ने अम्मा की जगह ले ली, खबर भी ना हुई। हमारे बाल, ये खूबसूरत जवानी, परिवार की परवरिश और ख्वाहिशों के सामान इकट्ठे करते करते कब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए, पता ही नहीं चला। असलम अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने मालिक से कहकर असलम की नौकरी उनके ऑफिस में लगवा दी। उन्होंने भी मेरी बात मान ली, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजार दी थी। बस रोज के 10 रुपए की सैलरी, बाकी वह अपने घर का बचा हुआ खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और असलम की माँ ने वक्त गुजारा था। साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम गुलनार था। वह भी इकलौती है, इसीलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी। अब असलम की तनख्वाह से घर चलने लगा।
इसीलिए जब मैं उसकी पहली सैलरी मिलने पर मैंने साहब से कहा कि मुझे नौकरी से छुट्टी चाहिए, वह भी खुशी से मान गए। मैंने भी चंद महीने घर पर रहकर ही गुजार दिए कि एक दिन साहब मेरे घर आए और गुलनार के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया, कहाँ असलम और कहाँ गुलनार। असलम खूबसूरत था, मेहनती भी था, साहब को और क्या चाहिए था। सारी ज़िंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें मेरे परिवार की गुलामी भी चाहिए थी। नाराज़ बेटी अगर दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन ना रह पाती, इसीलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी शादी करने के लिए डटा रहा। बहरहाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। गुलनार चंद दिन ही हमारे घर की जीनत बनी, फिर एक दिन असलम को भी अपने साथ ले गई। असलम की माँ बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। तो वह कहने लगी, मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिश पर मिट्टी डालकर असलम की ख्वाहिश को पूरा करने में उम्र गुजार दी, क्या यह दिन देखने के लिए? मैंने कहा वह हमारा फ़र्ज़ था। तो वह रोने लगी, कहने लगी कि उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वह बीमार रहने लगी थी। असलम पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा भी दिखा जाता था, घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब देखा कि बेटा अब घर खर्च भी नहीं देता, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। असलम की माँ की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार की नज़र हो गया। मुझे अगर ज़रा सी देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करती, और फिर यह इंतज़ार एक दिन कब्र में बदल गया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसीलिए मैंने असलम की माँ को कहीं जाने नहीं दिया और यहीं इसी आंगन में ज़मीन में दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि असलम की माँ घर में अकेली है। मैं वापस आता और घर पर ही रात गुजारता था। असलम ने भी अपनी शादी के बाद मुझे कभी अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर बुलाता है। मेरे लड़के के बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल निकले हैं, इसीलिए मेरी हैसियत तो उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब मैं भी वहाँ पर नौकरी करता हूँ, बस अपनी नौकरी के रुपए बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वह मेरी मेहनत की कमाई होती है। असलम की माँ को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसीलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। बेचारी खुश हो जाती है। सारी ज़िंदगी औलाद की ख्वाहिश पूरी करते हुए गुजार दी, और आज उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने नौकरी करते ही गुजारी है। फिर नौकर कह लेने में कहाँ की शर्म। अब असलम की माँ को वक्त देने का वक्त था, तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ। अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। बड़े मियाँ की बातें दोनों मियाँ बीबी आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर सायरा की हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर में नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना हो रही है। बेटे अपने माता पिता की उम्र होने के बाद उनकी देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिस बच्चे के लिए माता पिता अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा अपने माँ बाप का दुश्मन क्यों बन जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।